एवरीवन, आज से हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिपॉजिटरी। इस चैप्टर में हम कई सारी नई नई टर्मिनोलॉजी सीखेंगे क्योंकि आप लोग एग्जीक्यूटिव में नए नए आए हो और सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है, तो हम बहुत सारे नए टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। कहीं भी कुछ भी परेशानी आए इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना, बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स को हमें अक्यूमुलेट नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक टर्म है डिपॉजिटरी। तो आखिरकार ये डिपॉजिटरी होता क्या है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम डिपॉजिटरी की बात करते हैं तो डिपॉजिटरी को बहुत आसानी से वी कैन अंडरस्टैंड बाय वे ऑफ बैंक। बैंक सब लोग जानते हैं, आई होप सबका बैंक में अकाउंट है, बस पैसे नहीं होंगे वो अलग बात है ना। अच्छा मैं डाल दूं? हाँ, मैं डलवाऊंगी बिल्कुल। जब आप सीएस बन जाओगे ना, मुझसे पढ़ाई करोगे, अच्छे से मेरी बात मानोगे और एकदम प्रॉपर फॉलो करोगे सिस्टम को, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सीएस बन जाओगे और फिर अकाउंट में पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे, बैंक में जो पैसे जमा होते हैं वो पैसे जो ऑनलाइन मोड में होते हैं, क्या उस पैसे को आप टच कर सकते हो ऑनलाइन वाले मोड को? नहीं? पक्का? अच्छा, वो ऑनलाइन से ऑनलाइन किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो क्या? नेफ्ट करके, आरटीजीएस करके, या आजकल तो यूपीआई के थ्रू, कैसे भी। और कोई और आपके अकाउंट में पैसे डाल भी सकता है क्या? हाँ यार, कितना सही बात है ना, कोई पैसा डाल भी दे, कोई से पेमेंट भी कर जाए। अच्छा, पहले जब बैंक्स का सिस्टम बहुत ही खराब हुआ करता था, मतलब ये सारा कंप्यूटराइज नहीं होता था, तो बैंक में भी पैसा जमा कराने के लिए लाइन लगती थी और विड्रॉल के लिए भी लाइन लगती थी। आप लोगों ने तो शायद वो टाइम देखा ही नहीं, मैंने तो देखा है। मैं पर्सनली जब कभी पैसा विड्रॉल करने के लिए जाती थी अगर, तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन और बस खड़े ही हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा, है ना। जब एटीएम मशीन वगैरह नहीं हुआ करती थी तब की बात बता रही हूँ मैं। फिर ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सडनली बहुत सारा इन्वेंशन हुआ, कंप्यूटराइज हुआ एवरीथिंग, और फिर एटीएम मशीन्स आ गई। एटीएम आते ही इतना रिलैक्सेशन हो गया था कि कम से कम पैसा लेने तो हमें बैंक में लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बोले खुद का ही पैसा है और लेने के लिए 1 घंटा लगेगा लाइन में, जब हो गया है तो। फिर और ज्यादा ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अब एटीएम की भी जरूरत नहीं है आपको। अब तो ऑनलाइन कैसे भी ट्रांजेक्ट कर लो, मतलब यूपीआई के थ्रू इंस्टेंट सेकंड्स के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। और हम घर बैठे हुए या इवन क्लास में बैठे हुए चीजें ऑर्डर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ बोल रही है, हाँ क्लास में बैठे हुए ऑर्डर करते हैं। हाँ मैम कौन कौन क्लास में बैठ के चीजें ऑर्डर करता है, जल्दी बताओ। अच्छा, कोई नहीं करता। अच्छा, इसका मतलब कितना इंस्टेंट है, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। चीजें बहुत आसान हो गई है। अब आपको कैश कैरी करना जरूरी नहीं है हर जगह, और कैश कैरी करना थोड़ा सा रिस्की भी होता है ऑब्वियसली। लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है, चोरी वोरी हो गया तो क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे हम, है ना। और घर वाले बोले इतना पैसा क्यों लेके जा रही है ना। और हमारे फोन में तो कितना भी पैसा कैरी कर ले हम, लाखों करोड़ों रुपए, एक नंबर, एक पिन नंबर डालना और दैट्स इट, कितना भी ट्रांजेक्शन कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। आप बाहर पार्टी करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वहां पे भी टेंशन नहीं है, कितनी भी शॉपिंग करो, अकाउंट लिंक्ड है, बाय डिफॉल्ट पेमेंट होता जाएगा। जितना पैसा होगा उतना ही होगा, थोड़ा ना 1 लाख पैसे और 5 लाख निकल जाएंगे, वो तो होएगा नहीं। तो इसका मतलब अभी यहाँ पे जिस तरह से आपका बैंक अकाउंट आपको इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी हमें सिक्योरिटीज के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे, शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे। भयानक काम था वो, भयानक। फिजिकल में सर्टिफिकेट संभाल के रखो, चोरी हो जाए का डर हमेशा रहता था, ट्रांसफर करो तो इतने नाटक, इतने सारे ट्रांजेक्शन, तो वो सारा झंझट अभी खत्म। अभी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली आप शेयर्स को परचेज सेल कर सकते हो। डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर क्रेडिट या डेबिट हो जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे आपका अकाउंट से पैसा डेबिट एंड क्रेडिट होता है। तो सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी जो हमें इतनी अच्छी खासी मिल गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ
डिपॉजिटरी मिली है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करके रखते हैं। जैसा बैंक आपके पैसे को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है, एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी हमारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करते हैं। समझ में आएगा सबको? क्लियर है? तो देखो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये हमारे मिस्टर पप्पू जी, ठीक है, अच्छा, और ये है हमारा बैंक। अच्छा, मिस्टर पप्पू जी जो है ये क्या करते हैं, क्या डायरेक्टली मुंबई ब्रांच जो है, मेन ब्रांच है, वहां जाके अकाउंट ओपन करते हैं क्या, या फिर अपने एरिया की लोकल ब्रांच में जाकर के अकाउंट ओपन कर लेते हैं? लोकल, श्योर? आप सब लोग ऐसा ही करते हैं या मेन ब्रांच ढूंढते हैं, और दिल्ली में या मुंबई में वहीं जाएंगे, वहीं जाके अकाउंट ओपन कराएंगे? ऐसा ना होता है, आपकी कॉलोनी की नियरेस्ट ब्रांच में जाकर के आप अकाउंट ओपन करते हैं, राइट? अच्छा, यहां पे ये जो बैंक है, मेन बैंक, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय इट्स ब्रांचेस। बहुत सारी ब्रांचेस ओपन कर देते हैं ताकि लोग अपनी नियरेस्ट ब्रांच के पास जाकर के अकाउंट ओपन करें, वहीं से सारे ट्रांजेक्शन कर ले, ठीक है? तो देखो ये क्या करता है, यहां पे अकाउंट ओपन करता है, यहां से अकाउंट के सारे रिकॉर्ड्स कहां रखे जाते हैं, हेड ऑफिस में। सारे रिकॉर्ड्स कहां रखे जाते हैं, हेड ऑफिस में। एग्जैक्टली सेम टू सेम काम हमारे सिक्योरिटीज मार्केट में भी होता है। एक इन्वेस्टर होता है, अच्छा, डिपॉजिटरी इंडिया में दो हैं, दो नाम सुना है क्या, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरीज हैं। तो क्या आप मुंबई में जाकर के एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास अपना अकाउंट ओपन कराते हैं? नहीं, एक सुना होता है। इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एजेंट्स पूरे इंडिया में फैला रखे हैं, बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे एन नंबर ऑफ एजेंट। आजकल तो ऑनलाइन होने की वजह से इतनी सारी एप्स भी आ गई हैं जो किसका काम करती है, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। किसका काम करती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या आपने शेर खान का नाम सुना है, शेर खान? सबने सुना होगा, सबने। आजकल तो पेटीएम मनी, वो सभी जानते हैं। तो ये सब क्या है, डीपी है। तो ये क्या कर रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, मतलब एक तरह से बैंक की ब्रांचेस हैं जो इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करता है। हर सिटी में, आपके लोकल एरिया में ये ब्रांचेस सेटअप है ताकि आपको बहुत दूर जाकर के ट्रैवल ना करना पड़े, आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमारे डिपॉजिटरी इंडिया में एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, इन्होंने क्या बना दिए हैं, डीपी। क्या बना दिए हैं, डीपी। और इस डीपी के पास जाके आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, ओपन्स डीमैट अकाउंट, और इस डीमैट अकाउंट का एंटायर डिटेल इज बीइंग कैप्ड विद एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सबको सिस्टम समझ में आ रहा है? आजकल इतना इजी है इस डिपॉजिटरी के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन करना। आप अपना डीपी पे पास जाके अकाउंट ओपन करिए, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, हर डीपी के अलग अलग चार्जेस होते हैं। और आजकल तो इतना मस्त है, 1 महीना फ्री, उसके बाद आपको लत डालेंगे ट्रेडिंग की, और फिर उसके बाद आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। किसी में 35 रुपीज पर मंथ, 35 रुपीज, किसी में 30 रुपए, ऐसे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अप्रोक्सीमेटली साल भर के 500 रुपए के चार्जेस मान लो आप, बस इतने चार्जेस होते हैं साल भर के। और आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करिए और ट्रेडिंग करिए, आराम से ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। किसके पास अकाउंट ओपन हो रहा है, इसके पास, इसके पास, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, डीपी के पास। किसके पास अकाउंट ओपन हो रहा है, किसके पास, हाँ। और ये डीपी के जो भी जितने भी अकाउंट्स है उसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, डिपॉजिटरी। और कितने डिपॉजिटरी है इंडिया में, एनएसडीएल एंड, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। अब यहां पे डिपॉजिटरी सिस्टम किसका जैसा है, जो भी अभी मैंने आपको बताया बैंक के सिस्टम के जैसा है। तो इट इज जस्ट लाइक बैंकिंग सिस्टम, डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट एट देयर रिक्वेस्ट, जस्ट लाइक द बैंक होल्ड मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अच्छा, लेकिन एक डिफरेंस जरूर बता दूं मैं आपको, बैंक तो हमारे पैसे को फर्दर लैंड कर देता है, क्या लोन देता है ना बैंक, ऑब्वियसली। लेकिन क्या डिपॉजिटरी हमारी सिक्योरिटीज को कहीं बेच देगा क्या?
ना बाबा ना, ऐसा नहीं कर सकता। जैसे बैंक में लॉकर होते हैं ना, लॉकर, जहाँ पे आप अपने घर के गहने, ज्वेलरी, जवाहरात, है ना, हीरे वीरे, डायमंड्स, ये सब रखते हैं, और बैंक उसे सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एग्जैक्टली वैसे ही डिपॉजिटरी आपके सिक्योरिटीज को सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके अकाउंट में जो सिक्योरिटीज हैं वो आपकी ही रहेंगी, उसमें कोई भी पर्सन अनऑथराइज्ड वे में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, गॉट इट? The bank transfers the fund between the accounts, whereas the depositories transfer the securities between demat account. There is transfer of funds and securities without actual handling of the same. Without actual handling of the same. बोले तो क्या आपको सिक्योरिटीज फिजिकली दिखाई देती हैं? कैन यू सी द शेयर्स? Can you see equity share, preference share, debentures? No, we cannot see any security. Then you are transferring money from one bank to another by way of NEFT. Can you see that money? No. हमको मनी सिर्फ तब दिखाई देती है जब वो फिजिकल फॉर्मेट में होती है, करेंसी, पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, तभी दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉनिकली वी कैन नॉट सी। ट्रेड अवे ट्रांजेक्शन डन होता है और हमारे अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होता है और मैसेज जनरेट होता है कि दिस अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। दिल खुश हो जाता है, वाह वाह वाह। और जैसे अचानक से डेबिटेड, ओहो बैलेंस गया, तो बस ऐसा ही होता है, यही दिखाई देता है। इसके अलावा पैसा आता हुआ, जाता हुआ ऐसे दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए ये विदाउट हैंडलिंग है, ये है ना, फ्री ऑफ हैंड से ये। बोथ आर अकाउंटेबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ फंड्स और सिक्योरिटी। देखो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर समझ में आए तो ही गर्दन हिलाना, नहीं आए तो इमीडिएटली बोल देना ना मैम नहीं समझ में आया, मैं वापस बताऊंगी, 100 बार क्या 1000 बार बताऊंगी। सुन रहे मेरी बात सब लोग? बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू पीपल। आई डोंट वांट कि आप इस सब्जेक्ट का फोबिया बना लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ना सेबी का फोबिया होता है। सेबी सिक्योरिटीज होगा, ऐसे करते हैं बच्चे। और दादा बाबू हो गए। आई डोंट वांट, हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो whenever there is any doubt तो इमीडिएटली आप पूछ लीजिए मुझसे, राइट? चलो अब डिफरेंस दे रखा देखो बैंक और डिपॉजिटरी में। लेट्स सी, बैंक क्या करता है भाई? क्या करता है? हो गया। तो बैंक क्या करता है? फंड्स होल्ड करता है, वेयर एज डिपॉजिटरी क्या होल्ड करता है? सिक्योरिटीज होल्ड करता है। बैंक में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है फंड्स का ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंट होल्डर। एग्जैक्टली यहाँ पे सिक्योरिटीज को ट्रांसफर किया जाता है ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ beneficial owner account holder. Facilitate transfer without having to handle money. Again यहाँ पे भी physical money को handle करने की जरूरत नहीं है। Without handling physical money ये आपको नेफ्ट और यूपीआई ये सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। Exactly यहाँ पे भी facilitate transfer of ownership without having to handle securities. Even आपको पता है पहले earlier there was a trading mechanism which was T+2. T+2, अब तो T+2 की भी जरूरत नहीं है, अब तो क्या हो गया T+1। T+1 इसका मतलब आज आपने ट्रेडिंग किया ना तो कल आपके अकाउंट में सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी या डेबिट हो जाएंगी। डेबिट तो इमीडिएटली हो जाती है और क्रेडिट जो है वो अगले दिन आपके पास हो जाएंगी। मतलब T+1 के अंदर सेटलमेंट हो जाता है। तो सेबी ने अभी परमिशन ग्रांट कर दी है। अर्लियर इट वाज T+2, पहले 2 दिन में होता था ये सारा काम, अब 1 डे के अंदर हो जाता है। तो इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ट्रेड इन सिक्योरिटीज नाउअडेज, है ना। आगे देखो, फैसिलिटेट्स सेफ कीपिंग ऑफ मनी, वेयरएज फैसिलिटेट सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटी। क्या ये डिफरेंस क्लियर है सबको? बाई चांस एग्जाम में एक शॉर्ट नोट बनता आया हुआ भी एग्जाम में कि हाउ डिपॉजिटरी इज सिमिलर एज ऑफ बैंक, ऐसा करके क्वेश्चन आ गया तो लिख लोगे सब? मुझे आवाज नहीं आ रही सबकी, ठीक है, गुड है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग फाइनली कि
क्या डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे, लेट्स सी। डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेंट्रल बैंक where the securities of a shareholder are held in which form? Electronic form. At the request of shareholder through the medium of depository participant. The medium of depository participant. अब एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया डीपी। तो डीपी कौन होते हैं? बेसिकली एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के, ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको कन्वीनियंट हो, आसानी से वो अपना अकाउंट ओपन कर सकें, क्योंकि सिर्फ डिपॉजिटरी के पास पहुंचना हर क्लाइंट के लिए पॉसिबल नहीं होता और इवन डिपॉजिटरी के लिए भी कन्वीनियंट नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिए? बहुत सारे डीपी बना दिए। टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ डिपॉजिटरी, द इन्वेस्टर हैज टू ओपन एन अकाउंट विद डिपॉजिटरी थ्रू डीपी, थ्रू डीपी, थ्रू डीपी। इज दिस क्लियर? करेक्ट। अब है डेफिनेशन सेक्शन 2E। सेक्शन 2E के हिसाब से डिपॉजिटरी क्या है? अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन डिपॉजिटरी के लिए क्या होना जरूरी है? कंपनी। क्या होना जरूरी है? कंपनी। तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट आ गई कंपनी। और कंपनी कौन से एक्ट में बनते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 में। एंड साथ ही में क्या लिखा हुआ है? अब कोई भी कंपनी बन जाएगा थोड़ी ना डिपॉजिटरी बन जाएगा। एंड विच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12(1)(a) ऑफ सेबी एक्ट 1992। तो दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, कंपनी के साथ साथ सेबी ने जिसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया है टू एक्ट एज डिपॉजिटरी, देन ओनली वो क्या माना जाएगा? डिपॉजिटरी माना जाएगा। सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन बाय सेबी। These two important requirements are required to be fulfilled to be DP या depository। तो depository के लिए दो चीजें क्या क्या है? नंबर 1 is registered under Companies Act, नंबर 2 is registration granted by the SEBI। Fine। अब एक और डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है 2G की, that is what? पार्टिसिपेंट से क्या मतलब है? A person registered as such under subsection 1A of section 12 ऑफ सेबी एक्ट 1992। बेसिकली सेक्शन 12 जो है वो इंटरमीडिएट्स का सेक्शन है। सेबी एक्ट का सेक्शन 12 बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करता है। तो जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उन सबको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे क्या जरूरी है? यस, ये जी है, ठीक कर लेना, जी है। वो मिसप्रिंटिंग है वहां पे, इट इज 2G। तो वहां पे जो मिसप्रिंटिंग है उसको करेक्ट कर लेना, 2G है ये। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट से हमारा क्या मतलब है? ऐसा पर्सन जो सेबी के पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड विद सेबी। डेफिनेशंस आर एब्सोल्युटली सिंपल, कुछ टेक्निकल बातें नहीं लिखी है, बहुत ही सिंपल सी बातें बोली गई हैं। डिपॉजिटरी के लिए 2 बातें हैं और डीपी के लिए 1 बात है कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? नथिंग? ठीक है, आगे देखो। अब है डिपॉजिटरी सिस्टम के फायदे, बेनिफिट्स। मैं बताऊं उससे पहले आप बताओ, कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। ऐसा सोचो कि अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट होते तो क्या होता, और अगर आज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या फायदा? इसको अब आप बोलोगे मैम शेयर के हमारे माम में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। करेंसी के बारे में सोच के सोचो कि अगर आपके पास फिजिकल पैसा होता तो क्या होता, और आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है तो क्या होता? तो सही बात है, फ्रॉड नहीं होता और लॉस्ट का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता, चोरी वोरी नहीं होता, डिलीवरी फास्ट हो जाती, ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाते हैं। यस, तो एक हाँ बिल्कुल सही बात है। और रखने की टेंशन नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। और फिजिकल करेंसी में क्या होता है? डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी रहते हैं, फट गया नोट, खराब हो गया, ये सारे प्रॉब्लम वो भी रहता है। और सेव टाइम, बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्या बात है, जीनियस बच्चे हैं सारे। रिकॉर्डिंग बहुत अल्टीमेट है, बिल्कुल सही बात है, एकदम एक्यूरेसी है, यहाँ पे कोई आप मना ही नहीं कर सकते, डिनाइल नहीं कर सकते, एविडेंटरी है ये। और फिजिकल में तो मुकर जाए कोई इंसान की पैसे दिए थे नहीं दिए थे, है ना। एग्जैक्टली जो फायदे अभी आपने पैसे के गिनाए ना, एग्जैक्टली वो सारे फायदे यहाँ पे
डीमैट में सिक्योरिटीज हैं उनके भी हैं। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम? तो लेट्स सी। नंबर 1, एलिमिनेट्स बैड डिलीवरी। क्यों बैड डिलीवरीज को कैसे एलिमिनेट? बैड डिलीवरीज मींस मतलब जिसके पास शेयर नहीं है बेच दिए फिर भी, या फिर पैसा नहीं है फिर भी खरीद लिए। ऐसे फिजिकल ट्रांजेक्शन में बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। पैसा नहीं है, सामने वाले को आपने बताया नहीं और बस खरीद लिया उससे, फिर बैड डिलीवरीज होती है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक में पहले पैसा होना चाहिए आपके अकाउंट में, ट्रांजेक्शन हो गई तब। आपने जो भी ऐप ले रखी है जिसके थ्रू आप खुद, जैसे आजकल तो खुद भी करना बहुत ईजी है, या आप ब्रोकर के थ्रू बोल रहे हो, जैसा भी है, आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। बिना पैसे के आप एक ढेले का शेयर भी नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब बैड डिलीवरीज का कोई स्कोप ही नहीं है ना। और अकाउंट में अगर शेयर नहीं है तो बेचोगे कैसे? बेच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं फॉर्जरी वाले, या पैसा नहीं है, या आप ट्रांजेक्शन को नलीफाई करा रहे हो, कुछ भी नहीं होता ऐसा। Once the holdings of an investor are dematerialized, the question of bad deliveries does not arise. That is, they cannot be held under objection. कोई ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है। मेरे अकाउंट में 10 शेयर हैं, मैंने 10 शेयर बेचे, कैसे ऑब्जेक्शन होगा? मैं 11 शेयर बेच ही नहीं सकती। अगर मैं गलती से 11 लिख भी दूं ना तो मैसेज जनरेट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन इनवैलिड, योर बैलेंस इज इनसफिशिएंट, यू कैन नॉट ट्रेड मोर देन 10 शेयर्स, ऐसे मैसेज जनरेट हो जाएगा। फिर क्या कर लोगे? ट्रांजेक्शन होएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे बैड डिलीवरीज होंगी नहीं। दूसरा फायदा सुनो, एलिमिनेशन ऑफ ऑल रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं, आकर के हार दें, प्रोबेबिलिटी है। घर में चूहे बहुत ज्यादा है, कुतर जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। घर में सर्वेंट्स काम करते हैं, उनको अक्ल नहीं है और सर्टिफिकेट पड़ा था, उन्होंने रद्दी में फेंक दिया, प्रोबेबिलिटी है। यस, फायर अकर हो जाए, प्रोबेबिलिटी है। फ्लड में बह जाए, प्रोबेबिलिटी है। एन नंबर ऑफ फिजिकल डिस्ट्रक्शन कैन बी देयर, बट इलेक्ट्रॉनिकली अगर है तो चूहे खा सकते हैं। बाढ़ में कुछ होएगा? कुछ नहीं होएगा। चाहे फ्लड आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोविड आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा एकदम सेफ एंड प्रोटेक्टेड, जब तक कि एनएसडीएल और सीडीएसएल में बवाल ना हो जाए। अगर मान लीजिए उनके सिस्टम करप्ट हो जाए, उनमें कोई वायरस आ जाए और सब तहस नहस हो जाए, तब तो फिर तो सोचो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा तहस नहस होगा ना, तब तो फिर तो पूरे इंडिया के लोगों के साथ, क्या पूरे वर्ल्ड के लोगों के साथ गड़बड़ हो जाएगा। तो वो तो एक्सेप्शनल एंड रेयरेस्ट केस होगा, कभी कोई हो गया तो फिजिकल वाले जितने भी लॉस्ट हैं वो यहाँ पे एलिमिनेट किए जा सकते हैं। लेट्स सी, फटाफट से देखते हैं। डीलिंग इन फिजिकल सिक्योरिटीज have associated security risk of theft, mutilation of certificates, loss of certificate during movement। अब जैसे कई लोग होते हैं, जयपुर में आप रह रहे हैं, अभी जॉब के लिए जा रहे हैं मुंबई, सारा सामान पैक किया, मुंबई गए, मुंबई में फिर आपने अपने जो है लोकेशन चेंज कर ली, आपका ऑफिस बहुत दूर हो गया है, फिर से आप शिफ्टिंग कर रहे हो। बहुत बार होता है शिफ्टिंग में सामान खो जाते हैं। अगर फिजिकल सर्टिफिकेट है तो प्रोबेबिलिटी है कि शिफ्टिंग में सामान खो जाए। एक बैग खो गया और उस बैग में सारे सर्टिफिकेट पड़े थे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। टू एंड फ्रॉम द रजिस्ट्रार, thus exposing the investors to the cost of obtaining duplicate certificate, loss of certificates and advertisements, etc. This problem does not arise in the depository environment। ठीक है, दो फायदे समझ में आ गए सबको। पहला फायदा क्या हुआ? बैड डिलीवरीज एलिमिनेट हो रही है। क्या एलिमिनेट हो रहा है? बैड डिलीवरीज। दूसरा फायदा क्या हुआ? फिजिकल वाले सारे नुकसान जो भी थे उससे हम बच गए। थर्ड, इमीडिएट ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटीज। पहले ना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था ट्रांसफर का, बहुत भयानक प्रोसेस होता था। किसी को पता है क्या कंपनीज एक्ट में सेक्शन 56 के हिसाब से ट्रांसफर प्रोसेस? एनी वन ऑफ यू? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 56 का ट्रांसफर प्रोसेस किसी को पता है क्या? एनी वन ऑफ यू जो फर्स्ट मॉड्यूल के पेपर दे चुके हैं वही बता दो। सेक्शन 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन
लाइव में कोई बताएगा क्या? सेक्शन 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन। अच्छा मतलब पेपर दे दिया तो अब भूल जाओ सब कुछ, सही है एकदम। वहां पे एक ब्लैंक SH4 जो है वो लिया जाता है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है। अब जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप नहीं पढ़ा है उनका तो पता है, नहीं पता उनको, लेकिन जो दे चुके हैं एटलीस्ट वो तो कुछ बोलो। चलो मैं बता देती हूँ सबको। एक SH4 नाम का ट्रांसफर डीड होता है, वो लेना पड़ता है, स्टैंपिंग करनी पड़ती है, डिटेल फिल करनी पड़ती है, कंपनी को जमा कराना पड़ता है, और फिर कंपनी जाकर के उसको रजिस्टर करती है, और उसमें शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का पीरियड होता है 1 महीना। कितना? 1 महीने में तो प्राइस कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। अब जो बेचारे ट्रेडिंग करना चाहते हैं शेयर्स में, वो तो यही वेट कर रहे हैं, अरे कब तो सर्टिफिकेट मिले फिर हम ट्रेडिंग करें, फिर क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें काम। तो ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी भाई। यस, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के अंदर ट्रेडिंग इज टू फास्ट। मैंने आज शेयर खरीदे, कल प्राइस बढ़ गई, मैं इमीडिएटली कल भेज दूंगी, है कि नहीं? मतलब मैं इमीडिएट इफेक्ट से नेक्स्ट डे ही ट्रेडिंग कर सकती हूँ, ट्रांजेक्शन डन कर सकती हूँ। तो ये फायदे मिल जाते हैं। तो देखें, इन डिपॉजिटरी एनवायरमेंट, वंस द सिक्योरिटीज आर क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट ऑन पे आउट, he becomes the legal owner of the securities. He becomes the legal owner of the securities. There is no further need to send it to the company's registrar for registration. भैया आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग कर ली, आपका नाम लिख गया, बात खत्म। अब आपको कोई फिजिकल ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट भेजने की जरूरत नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट क्या बन गए हैं? ओनर बन चुके हैं। दिस इज व्हाट थर्ड बेनिफिट। क्या जागरे सब बात सुन रहे मेरी? सब सुन रहे मेरी बात लास्ट तक? ठीक, इंश्योर करना पड़ता है ना, ऐसे दोपहर में बैठे हैं और ऐसे नींद का माहौल में पता चले सब बैठ के सुन रहे हो और पता नहीं क्या ही सुन लिया और क्या नहीं सुना। कचरा मत कर देना कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बेनिफिट इज फास्टर डिसबर्समेंट ऑफ नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक राइट इशू, बोनस एक्सेट्रा। अब मान लो मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं डीमैट फॉर्मेट में, ठीक है? से मेरे पास है टेक महिंद्रा, या मेरे पास है हिंडाल्को, या मेरे पास है मारुति, है ना? सब ब्लू चिप कंपनीज हैं एकदम, है ना? अच्छी कंपनीज है ना, अच्छे शेयर्स हैं, है ना? हम बेकार कंपनी में डील ही नहीं करते। अब यहां पे मेरे पास इन सारी कंपनीज के शेयर्स हैं। मान लो लेट सपोज कंपनी ने इशू कर दिया बोनस, तो जैसे ही कंपनी बोनस शेयर देगी तो फिजिकल ट्रांजेक्शन करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। अभी जैसे डिविडेंड का माहौल चल रहा है, अगर आपको कुछ पता हो सिक्योरिटीज मार्केट का, अभी काय का मार्केट चल रहा है? डिविडेंड का। अभी कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है ना? डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। अभी आज TCS का जो है डिविडेंड डिक्लेरेशन का जो डेट है वो डिसाइड हुआ है, कल रिकॉर्ड डेट है उसका। तो अभी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्या डिविडेंड के लिए कंपनी को चेक इशू करने की जरूरत है क्या? डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डायरेक्टली अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो सिंपल। ट्रांजिट में चेक भेजने की पोस्टल की कॉस्ट बच गई। आई हैव सीन, मेरे पे पहले वाले शेयर्स में, पुराने वाले भी, जिनमें शेयर्स जो हैं वो डीमैट में इस तरह से अकाउंट लिंक नहीं है, उनके चेक आते हैं, चेक डिविडेंड वारंट। अभी डिविडेंड वारंट आते हैं ना, 10 रुपए का चेक आ रहा है, 15 रुपए का चेक आ रहा है, 15 रुपए का चेक और उसको भेजने की कॉस्ट भी 15 रुपए। जस्ट इमेजिन कितना भयानक कॉस्ट अकर हो रहा था कंपनीज का, क्योंकि आप नॉर्मल पोस्ट से भेज नहीं सकते क्योंकि चेक है, तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेज रहे हो चेक को, तो भेजने की कॉस्ट भी उतनी ही लग रही जितना कि चेक का अमाउंट है, और वो चेक कई बार ऐसे रद्दी में भी चल जाते हैं। अब 15 रुपए के चेक को कौन बैंक में जमा कराने जाता है भाई? आलस ही हो जाता है, अरे यार पेट्रोल लग जाएगा, ऐसे हो जाता हूँ, आजकल पेट्रोल इतना महंगा हो रखा है, तो कौन जाएगा फालतू में बैंक की ब्रांच में, टाइम वेस्ट करेगा, नहीं जा रहे हम तो। समटाइम्स इट हैपेंस। बट अगर डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, धीरे धीरे डिविडेंड का पैसा बढ़ता जाएगा, अच्छी बात है, आने दो, कंपनी को भी फायदा, हमको भी फायदा, राइट? तो इस तरह के बेनिफिट्स डीमैट में मिलते हैं।
तो देखें, डिपॉजिटरी सिस्टम प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट क्रेडिट फॉर नॉन कैश कॉर्पोरेट एंटाइटलमेंट्स टू एन इन्वेस्टर अकाउंट, thereby ensuring faster disbursement and avoiding risk of loss of certificates in transit. रास्ते में लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई है, डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज क्रेडिट हो जाएंगी अगर राइट इशू या फिर बोनस शेयर्स एंटाइटलमेंट आ रहे हैं. रिडक्शन इन ब्रोकरेज बाय मेनी ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन डीमैटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज. अब बहुत सारे लोग बीच में इंटरमीडिएट जो पहले हुआ करते थे वो थोड़े से कम हो गए, तो कॉस्ट सेविंग हो गया है. Brokers provide this benefit to investors as dealing in dematerialized security reduces their back office cost of handling papers and also eliminates the risk of being the introducing broker. तो अभी एक ही बंदा बहुत सारे लोगों का काम कर पा रहा है, तो उसके लिए भी कन्वीनियंट हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, तो उन्होंने भी अपनी चार्जेस रिड्यूस कर दिए हैं. एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर ट्रांसमिशन एक्सेट्रा. अच्छा, अब मान लो आपने एड्रेस चेंज किया, फिजिकल में अगर सब कुछ होता तो आपके पुराने एड्रेस पे सारी चीजें आती रहती, तो फिर आपको बार बार क्या करना पड़ता है, एड्रेस चेंज कराते रहना पड़ता, तो वो बड़ी प्रॉब्लम, बहुत पंगा होता है इसके अंदर. और जब जॉब में आते हो तो डेफिनेटली एड्रेस चेंज करने ही पड़ते हैं. आप मुंबई जा रहे हो जॉब के लिए, तो एक कंपनी में हमेशा परमानेंट बने नहीं रहते हो, कंपनी चेंज करते हो, और कंपनी के हिसाब से आपको अपना रेजिडेंस भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस होता है. अब डिस्टेंस ज्यादा है तो आप हर थोड़े एक साल में अगर एड्रेस चेंज कर रहे हो तो कंपनी में बैठ के एड्रेस ही चेंज करवाते रहोगे कि भैया मेरा एड्रेस चेंज हो गया, आपसे नया डिविडेंड वारंट नया एड्रेस पे भेजना, बड़ा दिक्कत वाली बात है. तो इसलिए बेटर है ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होती हैं. इन केस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस या ट्रांसमिशन ऑफ डीमैट शेयर्स, investors are saved from undergoing the entire change procedure with each company or registrar. Investors have to only inform their DP with all relevant documents and the required changes are effected in database of all the companies where the investor is a registered holder of securities. क्या यहाँ तक के सारे पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी बताओ. नंबर 1 is कार्ड डिलीवरीज एलिमिनेट हो रही है. नंबर 2, फिजिकल सर्टिफिकेट्स के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो गए. नंबर 3, इमीडिएट ट्रांसफर हो पा रहा है. नंबर 4, जो भी बोनस या राइट इशू है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं. नंबर 5, ब्रोकरेज वगैरह कम हो गई है. नंबर 6, वेरी गुड, एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेलिंग सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ माइनर. अब जब माइनर की सिक्योरिटीज को सेल करना होता था ना, तब तो बड़े प्रॉब्लम होते थे. फिजिकल सर्टिफिकेट्स में बहुत प्रॉब्लम होता था. माइनर के सर्टिफिकेट्स अगर आप सेल कर रहे हो तो बहुत पंगे होते थे, बहुत पंगे. अब वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गए, आसानी से बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो नेचुरल गार्जियन इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कोर्ट अप्रूवल फॉर सेलिंग डीमैट सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अ. पहले परमिशन लेके आओ फिर बेचो, ये बहुत नाटक थे. अब वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं होगी. क्लियर? अब डीमैटेरियलाइजेशन से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे. आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं फटाफट से रिकैप कराती हूँ. थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम डाइजेस्ट करेंगे चीजों को. डिपॉजिटरी क्या होता है वो हमने अंडरस्टैंड किया, और एज कंपेयर टू बैंकिंग सिस्टम हमने उसको कंपेयर किया. साथ ही में डीपी क्या होता है वो भी हमने देखा, और डिपॉजिटरी सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी हमने सीखे. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. तो आज के लिए इतना इनफ है. थैंक यू.